हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो +2 का राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे, अध्याय 7 राज्य स्तरीय शासन में 73 और 74 संविधान संशोधन के बारे में हमें पढ़ना है। देखो, हमने संघीय केंद्र का जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यों की, जिलों की। ठीक है, तो प्रशासन को इस प्रकार से बांटा गया। जो हमारा केंद्र का प्रशासन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद राज्य के अंदर आएंगे, फिर हम कुछ जिलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो राज्य प्रशासन को जिला प्रशासन में बांटा गया है। और जो लोक कल्याणकारी हम बात करें ना, जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन, ठीक है, और इसका जो मेन अध्यक्ष होता है वो जिलाध्यक्ष होता है। ठीक है, इसी के कंधों पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भार होता है, ध्यान रखना। यानी जितनी भी योजनाएं होती है, जो भी योजनाएं बनती है जनता के कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उनको लागू करना, ठीक है, उनका फीडबैक लेना, टोटल काम होता है जिलाध्यक्ष का। तो पूरे जिले का मालिक होता है। पूरे जिले की देखरेख के अंदर योजनाएं उसी की देखरेख में चलती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है ना, उसके जो उसकी योजनाएं लागू करनी होती है, उसका टोटल जो वजन होता है वो जिलाध्यक्ष के कंधों पर ही होता है। जिलाधीश उसको लागू करता है। जिलाधीश आगे क्या करता है, जिले के अंदर वो योजनाएं उनको लागू करना, उनका फीडबैक लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, ये टोटल काम जिलाध्यक्ष का ही होता है। और जिलाध्यक्ष के बारे में हम और बात कर लें तो जो हम कहते हैं ना स्थानीय स्वशासन, आप पढ़ोगे स्थानीय स्वशासन, तो आप 73 और 74वां संविधान संशोधन पढ़ोगे इसका, और एक पढ़ते हो आप राज्य प्रशासन और इसका, इन दोनों के मध्य की जो कड़ी होता है, ध्यान रखना, वो जिलाध्यक्ष होता है। ये बात ध्यान रखना आप। स्थानीय स्वशासन और राज्य प्रशासन के मध्य की कड़ी कौन होता है? जिलाध्यक्ष होता है। यानी जिलाध्यक्ष टोटल, क्योंकि स्थानीय स्वशासन का जो मुद्दा है ना वो राज्य को सौंपा गया है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का गठन करना, उसके अनुसार जो भी कार्य करना, वो टोटल राज्य का काम है, चुनाव करवाना टाइम के ऊपर। ठीक है, तो ये राज्य को सौंपा गया है। राज्य क्या करता है, जिलाध्यक्ष के माध्यम से ये टोटल काम करता है। जिलाध्यक्ष के माध्यम से क्या करता है, ये स्थानीय स्वशासन वाला वर्क करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है, मध्य की कड़ी है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे, जो हमने पिछली वीडियो में थोड़ा पढ़ा था राज्य स्तरीय शासन के बारे में। उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जैसा केंद्र में संसदीय तंत्र को अपनाया गया है, उसी प्रकार राज्यों में भी क्या किया गया, संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। इसका मतलब राज्यों में भी एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जैसे हमने राज्यपाल की बात कही थी। और एक जो होता है वो वास्तविक अध्यक्ष भी होता है, जैसे हमने मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिमंडल और उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री की बात कही थी। ठीक है, उसके अंदर हम राज्यपाल पढ़ रहे थे। राज्यपाल के बारे में मैंने आपको कुछ आर्टिकल बता दिए थे। एक तो बताया था आपको आर्टिकल 153, यानी एक राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, एक बताया था आपको आर्टिकल 154, क्या पढ़ा था इसके अंदर, जो राज्यपाल है उसके पास संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्यपालिका शक्तियां होगी। और वही सेम ही परिभाषा है, इसमें ये लिखा गया है कि राज्य संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति होगी, संविधान के अनुसार वो राज्यपाल में निहित होगी। इसी कारण इसको संवैधानिक अध्यक्ष भी बोलते हैं। और राज्यपाल उसका वो स्वयं उपयोग करेगा, संविधान के अनुसार खुद उपयोग करेगा, या अपने जो पदाधिकारी है उनके सहयोग से या उनके द्वारा वो क्या करेगा, इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। जैसे हमने राष्ट्रपति में लिखा था वैसे ही राज्यपाल में लिखना है, सिर्फ आर्टिकल चेंज हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 155 पढ़ा था। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था, राज्यपाल की नियुक्ति की बात थी, और नियुक्तिकर्ता कौन है राज्यपाल की, राष्ट्रपति। यानी इसका निर्वाचन नहीं होता बल्कि राष्ट्रपति करता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। राज्यपाल होता है वो केंद्र का व्यक्ति होता है। राज्यपाल क्या होता है, केंद्र का व्यक्ति होता है, क्योंकि केंद्र के द्वारा, सेंटर के द्वारा जो राष्ट्रपति होता है वो उसको क्या करता है, नियुक्त करता है। यहाँ तक हमने पिछले वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो हमने एक आर्टिकल और भी पढ़ा था, उसके बारे में जो लास्ट आर्टिकल था बता देता हूँ आपको मैं। हमने पढ़ा था आर्टिकल 163, आर्टिकल 163। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था भी जो संविधान के अनुसार राज्य से ये अपेक्षा की गई है, जो राज्य को स्वविवेक की शक्ति दी गई है,
विवेक या जो अपने विवेक से काम करता है, वो शक्तियों को छोड़कर, इन शक्तियों को छोड़कर बाकी जितनी भी शक्तियां हैं, यानी जो शक्तियां हैं उनका उपयोग क्या करेगा, वो मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा, मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। देखो वहां पर क्या था, हमने पढ़ा था आर्टिकल 74, उसमें पढ़ा था राष्ट्रपति जो काम करेगा वो मंत्री परिषद जो मिनिस्टर है और जो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी परामर्श से करेगा। और आगे वाला नेक्स्ट जो आर्टिकल था आर्टिकल 75, इसके तहत क्या हुआ था, प्रधानमंत्री और जो मिनिस्टर थे उनको नियुक्त किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, था ना। इसी प्रकार इसी में होगा 163 में क्या था, यानी शक्तियों का यूज करेगा वो मंत्री परिषद और जो उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। और उसके आगे वाला आर्टिकल यानी आर्टिकल 164, इसके तहत वो क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कैसे करेगा वो बता देंगे आपको, एक बार तो आप आर्टिकल देख लो। 164 क्या करेगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। वही है राष्ट्रपति वाला। राष्ट्रपति आर्टिकल 76 यही था, जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो प्रधानमंत्री लिस्ट देगा उसके आधार पर वो क्या करेगा, आगे मंत्रियों को नियुक्त करेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, राज्यपाल 164 के तहत मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री के परामर्श पर वो क्या करेगा, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 163 मुख्यमंत्री होगा, मंत्री परिषद होगी जो उसके परामर्श से काम किया जाएगा। आर्टिकल 164 जिसके द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्रियों को क्या किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे और पढ़ेंगे। नियुक्त होगा कैसे, संसदीय शासन तंत्र में होता ही वैसे है, जैसा केंद्र में होता है वैसे ही हमारे यहाँ होगा, राज्यों में होगा, लेकिन हम उसके बाद में पढ़ेंगे उसको। पहले आगे और कुछ राज्यपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अब बात करते हैं हम राज्यपाल के बारे में कुछ और। हम राज्यपाल को लेकर क्यों ना, उससे पहले हम राज्य प्रशासन के कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। राज्य प्रशासन की विशेषताएं आपको पता तो चले ना, राज्य प्रशासन होता क्या है, राज्य प्रशासन क्या होता है। हम राज्य प्रशासन की क्या पढ़ रहे हैं, विशेषताएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो राज्य प्रशासन में पहला तो मैं बात यही कह सकता हूँ, राज्य का क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये क्या होता है, ठीक है। हमारे राज्य है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, बहुत से 28 हमारे टोटल राज्य है। उन राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, इसका मतलब वो केंद्र के अधीन नहीं है। अगर हम संविधान के अनुसार देखें ना, हम पढ़ चुके हैं संविधान की अनुसूची 7 पढ़ चुके हो आप, अनुसूची 7 जिसके द्वारा क्या, आर्टिकल 246 जिसके द्वारा क्या किया गया, राज्य और केंद्र में शक्तियां बांटी गई है, केंद्र और राज्य में शक्तियां बांटी गई है। यानी ये अपना स्वतंत्र रूप से काम करता है, ये भी अपना स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसका मतलब इनका जो अस्तित्व है वो क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है। हम बात करें अपने अपने भारत की बात कर रहे हैं हम, राज्य प्रशासन की, ठीक है। हम बात करें तो हम कह सकते हैं राज्यों का अलग संविधान का अभाव। इस चीज को हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा था, तो हमारे राज्यों के लिए अलग संविधान है क्या, नहीं है। हाँ, अस्तित्व स्वतंत्र है उनका, यानी वो अपना केंद्र से अलग कानून बनाते हैं, उनको अलग से विषय सौंपे गए हैं जिन पर वो कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनका संविधान अलग नहीं है, अभाव है उसका। हम ये पढ़ चुके हैं, भारत के अंदर एक ही संविधान है, केंद्र का वही है, राज्य का वही है। इस चीज को हम कंप्लीट कर चुके हैं, किया था ना, ठीक है। हम तीसरी बात करें, केंद्र पर निर्भरता, अधीन नहीं है, निर्भरता है, या निर्भर है, अधीन नहीं है हम केंद्र के, बल्कि निर्भर है हम केंद्र के। जैसे धन के लिए, जैसे हमारे जो वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित जो आवश्यकता राज्यों में पड़ती है वो केंद्र देता है हमें,
यानी केंद्र वो राज्यों को बांट के देता है। क्यों? क्योंकि हमने एक बात पढ़ी थी, हमारे भारत के अंदर पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था को नहीं अपनाया गया, साथ साथ में एकात्मक लक्षण को भी अपनाया गया है। इसका मतलब केंद्र को शक्तिशाली भी रखा गया है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पर आप कह सकते हो राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है, राज्यों का अलग संविधान नहीं है, केंद्र पर क्या है? निर्भरता। इसका मतलब राज्य है वो केंद्र पर निर्भर है, वित्त के रूप में भी निर्भर है। हम और बात करें, राज्य की अलग नागरिकता का अभाव, इस चीज को भी पढ़ चुके हैं। भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है, अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में राज्यों की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग होती है, यानी वहाँ जो व्यक्ति होता है उसको दो नागरिकता मिलती है। हमारे यहाँ पर आप कोई भी राज्य में रहो, किसी भी क्षेत्र में रहो, हम एकल नागरिकता के में प्राप्त होते हैं। जैसे हम भारतीय हैं, चाहे हम राजस्थान में रहेंगे तो भी हम भारतीय हैं, पंजाब में रहेंगे तो भी भारतीय हैं, उसके बाद और चाहे महाराष्ट्र, यूपी, कहीं पर भी रह रहे हो आप भारतीय हो, कोई भी भारत के क्षेत्र में निवास करते हो आप भारतीय हो। इसका मतलब हमारे यहाँ पर राज्य की अलग से नागरिकता का अभाव है, अलग से संविधान का भी अभाव है। उसके बारे में हम और चर्चा करें। जो राज्य प्रशासन होता है ना, वो विकास प्रशासन का ही क्या है? विकास प्रशासन का भाग है। यानी ये क्या करता है? ये विकास प्रशासन के लिए। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था हमारा जो भारतीय संघीय व्यवस्था है ना, वो दूसरे अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका तो संघ बना था ना, वो राज्यों से इकाइयों से समझौता होकर बना था। भारत के अंदर क्या हुआ था? भारत के अंदर भारत एक क्षेत्रफल जनसंख्या में बड़ा था। ऐसी स्थिति में एक सरकार सभी का विकास नहीं कर पा रही थी, पूरे क्षेत्र का विकास नहीं कर पा रही थी वो। इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ इकाइयों का गठन कर दिया आगे, ठीक है, ताकि सभी सरकार हो वो लोगों के पास पहुंच जाए और बढ़िया तरीके से लोगों का क्या हो? विकास हो। इसका मतलब ये क्या हो सकता है? विकास प्रशासन का घोतक कह सकते हो आप इसको। ये विकास प्रशासन क्या क्या है? होते हैं विकास के लिए ही राज्यों को अपनाया गया ताकि सभी का जन कल्याण हो, सभी का लोक कल्याण हो। आप ये कह सकते हो इसके अंदर इसी के आधार पर हमारा जो राज्य प्रशासन है वो लोक कल्याण पर आधारित है। किस पर आधारित है? लोक कल्याण पर आधारित है। तो हमारे राज्य प्रशासन की कुछ विशेषताएं आप कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अलग संविधान नहीं है, अलग नागरिकता नहीं है, ठीक है, केंद्र पर निर्भरता है, पर स्वतंत्र अस्तित्व दिया गया है हमें। ये आप कुछ बातें हैं, विकास का घोतक है, लोक कल्याण पर आधारित है, यानी ये हमारे कुछ राज्य प्रशासन की विशेषताएं। आप ये भी कह सकते हो राज्यों में भी क्या अपनाया गया है? संसदीय तंत्र को अपनाया गया है, संसदीय तंत्र को अपनाया गया है, ये कह सकते हो आप। यानी केंद्र की तरह ही राज्यों में संसदीय तंत्र को अपनाया गया, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। ये बात इसके अंदर आप देख सकते हो। इसका मतलब आप जितना भी राज्य की जो बात पढ़ रहे हो वो टोटल बात इसके अंदर आ जाएगी। हम राज्य प्रशासन के बारे में जो भी बात पढ़ने वाले हैं ना, वो टोटल बात राज्य प्रशासन की विशेषताओं में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आगे आपका राज्यपाल से संबंधित एक टॉपिक आता है, राज्य प्रशासन से संबंधित। हाँ, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। वैसे मैं करवा चुका हूँ, लेकिन जैसे टॉपिक आ रहा है वैसे वैसे हम थोड़ा थोड़ा और पढ़ते चलेंगे। देखो, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। कौन होता है? राज्यपाल। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। केंद्र में जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, और राज्यों में जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसका मतलब संविधान के अनुसार सभी जो कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्तियां, वो किसके अधीन होती है? शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? राज्यपाल के अधीन होती है। इसमें पढ़ा था आपने आर्टिकल 154 में, याद आ रहा है ना। अभी इसी क्लास में आते आपको सबसे पहले ये आर्टिकल ही बताए थे, क्योंकि मैं आपको जैसे हमने राष्ट्रपति किया था डेली, हम उस आर्टिकल का रिवीजन कर लेते थे। इसी प्रकार हम इसका रिवीजन करेंगे तो वो पक्का हो जाएगा। तो कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के अधीन होती है, और राज्यपाल उन शक्ति का खुद उपयोग करता है, सेवा उपयोग करेगा संविधान के अनुसार, या जो अपने जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा उसका क्या करेगा? उपयोग करेगा। इसका मतलब कह सकते हो राज्य में जो संवैधानिक अध्यक्ष है, यानी संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो आप आंसर दोगे राज्यपाल। क्यों है आप ये बता सकते हो।
संविधान के अनुसार आर्टिकल 154 के अनुसार जो टोटल कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होगी। और संविधान ये भी कहता है, उसमें ये भी लिखा है संविधान के अनुसार वो उसका उपयोग करेगा। संविधान के अनुसार उसका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या आगे अपने प्रतिनिधियों से करवाएगा। ठीक है, जो उनके अधिकारी हैं, राष्ट्रपति अपने अधिकारियों से उसका उपयोग करवाएगा। यानी संविधान के अनुसार, इसका मतलब ये संवैधानिक अध्यक्ष है। यानी संविधान शब्द में बार बार लगा रहा हूँ ना, तो ये क्या है, संवैधानिक अध्यक्ष है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें। अब आपके हेडिंग आती है राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल की स्थिति पढ़ते हैं पहले, शक्तियां बाद में पढ़ेंगे। राज्यपाल की स्थिति क्या है आप बताओ। देखो हमने राष्ट्रपति की स्थिति पढ़ी, वही राज्यपाल की स्थिति है। आप इसके अंदर बता सकते हो कि राज्यपाल की स्थिति है वो नाम मात्र अध्यक्ष की है, नाम मात्र अध्यक्ष की है। डॉक्टर सितार मियां थे, डॉक्टर सितार मियां, उन्होंने एक बात कही थी, राज्यपाल कुछ नहीं करते, वो तो सिर्फ अपने अतिथियों, जब अतिथि आते हैं बस उनको खाने पीने का, उनके चाय का प्रबंध करते हैं, बस इतना ही करते हैं, उसके अलावा राज्यपाल के पास कोई काम नहीं है। ये सितार मियां ने बात कही थी, उनका स्टेटमेंट था कि राज्यपाल है ना वो कोई और ज़्यादा काम नहीं करते, वो सिर्फ जैसे अतिथि आते हैं हमारे, तो वो मेन व्यक्ति होता है। ठीक है, घर में मेन व्यक्ति होते हैं ना, जब अतिथि आते हैं तो वो वही बैठे रहते हैं, काम करने वाले तो कोई और होते हैं। जैसे हमारे पिताजी हैं, वो अतिथियों के पास बैठ जाते हैं, वहाँ तो हम जलाते हैं ना, चाय जलाना, पानी जलाना, उनकी सेवा करना, वो तो नहीं जाते। इसी प्रकार राज्यपाल है, ये तो अतिथियों की सेवा करता है, सिर्फ उनको चाय पानी जलाना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, इसका मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, वो खुद कुछ नहीं करते, खुद कुछ नहीं करते। ठीक है, और आप ये पढ़ भी चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, आर्टिकल 163 एक, सीधा आर्टिकल 163 लिखो, एक मत लिखो। आर्टिकल 163 में पढ़ चुके हो आप। देखो आर्टिकल 154 में तो आप ये पढ़ चुके हो, ये जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्तियां वो किस में निहित है, राज्यपाल में निहित है, या राज्यपाल के अधीन होगी, तो राज्यपाल उनका समय प्रयोग करेगा संविधान के अनुसार। 163 में आप पढ़ चुके हो भी इन शक्तियों का प्रयोग, यानी जो सविवेक की शक्ति है उनको छोड़कर बाकी जो शक्तियां बची है, इन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल या आप कह सकते हो संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार या अपने अधिकारियों से करवाएगा। सॉरी ये गलत, कोई 163 में ये नहीं है, ये उनका सहयोग छोड़कर इनका उपयोग राज्यपाल, मंत्रिमंडल, वो आपको 154 वाला बता दिया मैंने आपको। इन शक्तियों का उपयोग राज्यपाल, मंत्रिमंडल व उसके अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। भी उनका प्रयोग करेगा, वो क्या करेगा, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, उसका जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है, जो राज्यों में होती है उनका अध्यक्ष होता है, वो मुख्यमंत्री होता है, तो उनके परामर्श से क्या करेगा, उन शक्तियों का वो प्रयोग करेगा। ये है हमारे राज्यपाल की स्थिति। और क्या है, जैसे राष्ट्रपति की स्थिति थी वैसे राज्यपाल की स्थिति है। आपने राष्ट्रपति की स्थिति पढ़ी थी ना, इसी प्रकार आपको क्या बताना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको राज्यपाल की स्थिति के बारे में चर्चा करनी। जैसे राज्यपाल की स्थिति वैसी राष्ट्रपति की, वैसी राज्यपाल की। क्यों, क्योंकि दोनों ही नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, दोनों ही संवैधानिक अध्यक्ष हैं। ठीक है, दोनों ही जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, राज्यपाल की नाम मात्र की कार्यपालिका है। आपको तो सिर्फ ये आर्टिकल अलग अलग करने हैं। राष्ट्रपति के लिए जो आर्टिकल था 74, आप इसे लिख लेना, जो 74 था ना वो किसके बराबर है, आर्टिकल 163 के बराबर है। 74 में तो राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि वो अपना काम करेगा, वो किसके तहत करेगा, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। 163 में क्या कहा गया है, राज्यपाल के लिए कहा गया है कि वो जो कार्यपालिका शक्ति का जो अपना उनका उपयोग करेगा वो मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। ठीक है, ये है हमारे राज्यपाल की स्थिति। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे राज्यों में भी क्या है, आंसर एक ही मिलता है, राज्यों में भी संसदीय तंत्र को अपनाया गया है, संसदीय तंत्र को अपनाया गया है। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है बस।
इतने में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जो आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वर्तमान में राज्यपाल की भूमिका में परिवर्तन। देखो ये है क्या, ये आपको देखो हमने पढ़ा था जो हमारा राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, संवैधानिक अध्यक्ष होता है। वो खुद कुछ नहीं करता, बल्कि जो मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद उनको परामर्श देते हैं, जो बात कहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, काम करता है, उसके अनुसार काम करता है। तो वर्तमान में उसकी भूमिका में कुछ परिवर्तन आया, यानी वो एक नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं रहा। अब वो क्या नहीं रहा, नाम मात्र का नहीं रहा, बल्कि उसकी शक्तियों में कुछ ना कुछ बदलाव आ चुका है, यानी उसमें शक्तियों में बढ़ोतरी हो चुकी है। वो परिवर्तन पढ़ रहे हैं हम कि वो परिवर्तन क्या हुए, कि किस प्रकार राज्यपाल ज्यादा शक्तिशाली हो गए। अब बात करते हैं। देखो पहला तो क्या होता है, जब किसी दल को सुस्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, यानी सिर्फ साधारण बहुमत मिलता, क्लियर है बात। ये तो बात हम देखो सेम केंद्र वाली है, उसमें पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था जब किसी दल को, क्योंकि हम बात करते हैं, देखो मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है, जो वास्तविक अध्यक्ष है राज्यपाल। और राज्यपाल किसको नियुक्त करेगा, जिस दल को बहुमत मिलेगा, सिंपल सी बात है। अब यही बात हम केंद्र में भी कर चुके हैं, वहां पर प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा, जिस दल को बहुमत मिलता है। और हमने वहां पढ़ा था कि जब दल को बहुमत स्पष्ट रूप से मिला, जैसे नरेंद्र मोदी जी को बहुमत मिला हुआ है, सुस्पष्ट बहुमत है, तो उसका मतलब जो प्रधानमंत्री है वो शक्तिशाली है, राष्ट्रपति कमजोर होगा। और जब बहुमत नहीं मिलेगा, स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कमजोर होता है, राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है, मजबूत होता है। हमने पढ़ा भी था, जैसे देवगौड़ा और जोगिंदर कुमार गुजराल थे, वो एक कमजोर प्रधानमंत्री थे, क्योंकि स्पष्ट बहुमत नहीं था। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी, जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, ये जो अपने वर्तमान नरेंद्र मोदी जी है, ये एक मजबूत प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनको स्पष्ट बहुमत मिला है। ये बात राज्यों में लागू होती है कि जब किसी दल को सुस्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, और वर्तमान में किसी दल को बहुमत मिल ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति में राज्यपाल क्या हो चुका है, ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, और जो मुख्यमंत्री है वो क्या हो चुका है, कमजोर हो चुका है, तो किसी दल को बहुमत नहीं मिलता। दूसरी बात करते हैं हम गठबंधन की राजनीति। इसके कारण भी क्या हो चुका है, राज्यपाल शक्तिशाली हो चुके हैं। तो गठबंधन की जानते हो, मिलीजुली सरकार बनती है। आप ये गठबंधन की राजनीति पूरा एक चैप्टर पढ़ने वाले हो आगे। यही तो केंद्र में होता है, जब किसी दल को मान लो बहुमत नहीं मिलता तो क्या होता है, फिर मिलीजुली सरकार बनती है, गठबंधन बनाया जाता है, फिर एक से ज्यादा पार्टियां मिलकर क्या करती है, सरकार को चलाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कमजोर स्थिति में बनेगा, और जो राज्यपाल होगा, जो वहां पर राष्ट्रपति, और जो राज्यों में जो राज्यपाल होगा वो क्या होगा, शक्तिशाली होगा। ठीक है, तो गठबंधन की राजनीति वर्तमान में चल रही है। ऐसी स्थिति में भी क्या हो रहा है, जो राज्यपाल है वो मजबूत हो रहा है, मजबूत, और जो मुख्यमंत्री हो रहा है वो क्या हो रहा है, कमजोर। तो इन स्थितियों के द्वारा भी क्या है, राज्यपाल अब नाम मात्र का नहीं रहा, बल्कि क्या हो चुका है, शक्तिशाली हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट और पढ़े इसके बारे में, क्या लिख देता हूं मैं। देखो 3 नंबर की आती है, जैसे मान लेते हैं दल बदल। आगे बात, दल बदल के कारण भी क्या होता है, सरकार कमजोर हो जाती है, क्योंकि देखो दल बदल क्या होता है, एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाना। ये कुछ देश ऐसे होते हैं जो एक पार्टी से जीते हुए होते हैं, वो उस दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं। इसका मतलब जो सरकार, मान लेते हैं एक व्यक्ति ने सरकार बना रखी है और उसको 101 बहुमत की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए। अब उसके पास पूरे 101 ही बहुमत है और वो सरकार चला रहा है। उसके अंदर मान लेते हैं 2 व्यक्ति ने दल बदल दिए, 2 मंत्री या 2 सदस्य जिसने दल बदल दिए, तो अब उसके पास कितने सदस्य रहेंगे, 99। इसका मतलब बहुमत कम हुआ या नहीं हुआ, बहुमत कम हो गया।
ऐसी स्थिति में सरकार पर संकट पैदा हो जाता है, और संकट पैदा होने के कारण राज्यपाल मजबूत हो जाता है और मुख्यमंत्री होता है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि सरकार कमजोर हो जाती है। तो दल बदल के कारण भी क्या हो रहा है, जो राज्यपाल है उसके शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें हम, और भी बहुत सी स्थिति हो सकती है इसके कारण राज्यपाल में परिवर्तन आ रहा है। हम आगे नेक्स्ट बात करें, जैसे क्षेत्रीय दलों की बात करें हम, क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होना, अधिक शक्तिशाली होना। देखो जो क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, जो बिल्कुल छोटे छोटे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वो राज्य स्तर पर नहीं होते, क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं सिर्फ। ऐसे नहीं कि देखो राष्ट्रीय दल वो होते हैं जो पूरे राष्ट्र पूरे देश के ऊपर उनकी कमांड होती है, उनके जो प्रतिनिधि होते हैं। राज्य दल वो होते हैं जो राज्यों के अंदर उसकी कमांड होती है। क्षेत्रीय दल वो होते हैं वो सिर्फ एक क्षेत्र विशेष पर ही होते हैं, पूरे राज्य स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं होता या उनके जो उम्मीदवार खड़े नहीं होते। तो क्षेत्रीय दल वर्तमान में क्या हो चुके हैं, वर्तमान में शक्तिशाली हो चुके हैं। क्षेत्रीय दल क्या हो चुके हैं, वर्तमान में शक्तिशाली हो चुके हैं। अब देखो मान लेते हैं, पहले तो सिर्फ मेन दल थे ए और बी, उनके मध्य मुकाबला होता था, तो उसके अंदर एक व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत मिल जाता था। अब बहुत से दल मिल गए, यानी बहुत से ऐसे दल थे जो क्षेत्रीय दल के रूप में आ गए। इसका मतलब सीटें तो बंटेगी ना, मान लेते हैं 2 सीटें ले गए, 3 ले गया, ये 1 ले गया, ये 4 ले गया, सीटें तो बंट गई। ऐसी स्थिति में इन दोनों को जो स्पष्ट बहुमत मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। अब इनको क्या करना पड़ेगा, अब इन क्षेत्रीय दलों को हम अपने अंदर मिलाना पड़ेगा यदि उनको अपनी सरकार बनानी है। जैसे मान लेते हैं इसके पास 99 सीटें थी ए के पास, अब उसको 2 सीट चाहिए, तो 2 सीट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डी को अपने अंदर मिलाना पड़ेगा, या इनको तो मिलाने का फायदा नहीं है, या तो डी को मिलाएगा, एफ को मिलाएगा, सी को मिलाएगा। अब जब इनको मिलाएगा, पता है अभी 2 सीटें मिलते ही उसके पास बहुमत हो जाएगा, वो सरकार बना लेगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, सी वाला क्या करेगा, डिमांड उठाएगा, उसको पता है कि मेरी पूरी डिमांड है, जब तक मैं नहीं मिलूंगा तब तक सरकार नहीं बनेगी। तो वो कहेगा मेरे को मंत्री पद दो, मेरे को कई बार तो ये कहते हैं मेरे को तो मुख्यमंत्री बना दो, ठीक है, यानी बड़े बड़े विभागों की डिमांड करता है वो। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होती है, जो मुख्यमंत्री होता है वो कमजोर होता है। यानी ये 99 सीट होती है ना, ये 2 सीटों के नीचे दब जाती है, ये ध्यान रखना। इनकी बात चलती है सब कुछ, क्योंकि ये कभी भी अगर मान लेते हैं इनकी बात न माने तो ये सरकार को छोड़कर चले जाएंगे, और जैसे ही सरकार को छोड़कर चले गए वैसे ही बहुमत फिर कम हो जाएगा और सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को क्या है, उन 2 व्यक्तियों की भी बात माननी पड़ेगी, उस क्षेत्रीय दलों की भी बात माननी पड़ेगी। तो इन क्षेत्रीय दलों का अधिक शक्तिशाली होने के कारण भी क्या होता है, सीटें बंट रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो अपने आप ही सरकार क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, और राज्यपाल क्या हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। एक कुछ स्थितियां जिसके कारण राज्यपाल के पद में क्या हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है। ये चीज प्रधानमंत्री पर लागू होती है, राष्ट्रपति पर लागू होती है, ये चीज राज्यपाल में लागू होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, तो राज्यपाल को अपने सीट पर मनोनीत किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। इसके क्या कारण है, उनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत क्यों किया जाता है, नियुक्त क्यों किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, निर्वाचन क्यों नहीं होता इसका। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा भी था, भी इस चीज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। आपको तो वहां तक इतना याद रखना था, भी आर्टिकल 155 ये कहता है भाई राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये नियुक्त और मनोनीत होने का कारण क्या है, क्यों करता है। देखो पहला तो हम कारण बताते हैं, हमारे राज्यों में संसदीय शासन तंत्र है। क्या है, संसदीय शासन तंत्र। इसके कारण भी क्या होता है, राज्यपाल मनोनीत होता है या नियुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अब आपने ये लाइन अब तक नहीं समझे होंगे, चलो इससे समझिए, मैं दूसरी लाइन लिखता हूँ, पहली वाली समझ जाओगे आप। देखो संसदीय शासन तंत्र में क्या होता है, जो राज्यपाल होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, बस ये बात समझ होंगे आप। अब जब ये नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, फिर इलेक्शन कराने का फायदा ही क्या, जब वो खुद काम ही नहीं करते, तो उनका इलेक्शन कराओ, इतना पैसा खर्च करो, है ना, कितना पैसा खर्च होता है इलेक्शन के अंदर, कितनी अव्यवस्था होती है। ऐसी जब है ही वो नाम मात्र का अध्यक्ष,
क्योंकि संसदीय शासन तंत्र होने के कारण राज्यपाल नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, और नाम मात्र अध्यक्ष होने के कारण उनका निर्वाचन कराने का बेनिफिट ही क्या है, जब उनके पास शक्तियों का उपयोग ही नहीं करता। हमने पढ़ा था राज्यपाल अपनी शक्तियों का उपयोग तो करता ही नहीं है खुद, बल्कि किसके परामर्श से करता है, मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। तो फिर इसका चुनाव कराने का क्या बेनिफिट हुआ, जब उसको तो कुछ काम करना ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसी कारण इसके क्या होता है, इसके नियुक्त होने का कारण है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय शासन तंत्र को भी अपनाया गया राज्यों में भी, और वहां पर राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। हम बात करें और क्यों केंद्र के द्वारा और नियुक्त क्यों किया जाता है, ये मैं तीसरी बात ध्यान लिख देता हूँ, क्यों किया जाता है नियुक्त, क्योंकि केंद्र व राज्यों के मध्य एक मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता है, मध्यस्थ व्यक्ति, बस। यानी क्यों, क्योंकि हमारे क्या, मैं यहाँ पर एक बात और लिख देता हूँ, हमारे यहाँ पर विविधता पाई जाती है, विविधता क्या होती है अभी, यानी बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है ना, क्षेत्र के आधार पर, जाति धर्म के आधार पर बहुत विभिन्नता पाई जाती है। और हमें क्या करना था, हमें देश को अखंड रखना था, अखंड यानी टुकड़े नहीं होने देने थे, देश को एकता, अखंड का होता है एकता बनाए रखना, हमें देश को एक बनाए रखना था। अगर मान लेते हैं राज्यों को बिल्कुल ही स्वतंत्र छोड़ दें, फिर एक कहाँ रहेगा, राज्य तो अलग अलग काम करेंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में केंद्र ने क्या किया, अपना एक व्यक्ति राज्यों में छोड़ दिया, केंद्र ने अपना एक व्यक्ति राज्यों में छोड़ दिया। इसका मतलब केंद्र और राज्य आपस में क्या हो गए, संबंधित हो गए, केंद्र व राज्य आपस में क्या हो गए, संबंधित, यानी जुड़ गए आपस में। इस एक व्यक्ति के कारण, राज्यपाल के कारण वो क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। अगर राज्यपाल का निर्वाचन करा देते फिर तो वो राज्य का ही व्यक्ति रह जाता, फिर वो केंद्र का तो व्यक्ति रहता ही नहीं। इसका मतलब केंद्र और राज्य में तो कोई संबंध ही नहीं रहता। इसी कारण राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, वो केंद्र के द्वारा किया जाता है, उनका निर्वाचन नहीं होता, ताकि केंद्र और राज्य आपस में जुड़े रहे और हमारे देश में क्या बने रहे, एकता बनी रहे, हमारा देश अखंड रहे, देश के टुकड़े ना हो, खंडन ना हो देश की एकता का। ठीक है, इसी कारण भी राज्यपाल को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और ये क्या काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, यानी ये बता चुके हैं केंद्र और राज्य के मध्य जो व्यक्ति होता है, ध्यान रखना, वो राज्यपाल होता है। यहाँ से जो भी डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, राज्यपाल उसको राज्य तक पहुंचाता है, और राज्य से संबंधित जो बातें होती है वो केंद्र तक राज्यपाल पहुंचाता है। इसका मतलब हमें एक मध्यस्थ व्यक्ति की आवश्यकता थी, हमें एक बीच में निर्णायक व्यक्ति की आवश्यकता थी, और वो व्यक्ति कौन है, राज्यपाल, ताकि वो केंद्र राज्यों में संबंध बनाए रखे, उनको आपस में जोड़े रखे। ठीक है, जो विभिन्नता है हमारे देश में, जो बहुत सी ऐसी विभिन्नता पाई जाती है, अनेकता पाई जाती है देश के अंदर, उसको एकता में बदलना था, उसको एक रखना था, यानी केंद्र के साथ राज्यों को बांधे रखना था। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो हमारे यहाँ पर संघ शब्द का उपयोग नहीं है, आर्टिकल 1 के अंदर जो आपका आर्टिकल पहला है ना, अनुच्छेद पहला, उसके अंदर संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखना क्या किया गया, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। यहाँ पर हमारे सीधा संघीय शब्द का यूज नहीं है, बल्कि किस शब्द का यूज है, आर्टिकल 1 में राज्यों के संघ शब्द का उपयोग है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होता है भी, राज्यों का संघ है, इसका मतलब कोई भी राज्य केंद्र से पृथक नहीं हो सकता, केंद्र से पृथक नहीं हो सकता, उसको केंद्र के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं राजस्थान कहे जी मैं तो भारत से स्वतंत्र होना चाहता हूँ, केंद्र से अलग होकर मैं अलग देश बनाना चाहता हूँ, हरियाणा कहे या कोई और देश राज्य जैसे यूपी महाराष्ट्र कोई भी कहे जी हम तो अलग होना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे स्पष्ट रूप से संघीय शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि क्या है, राज्यों का संघ शब्द का उपयोग है। और राज्यों के संघ शब्द का अर्थ यही होता है कि कोई भी राज्य केंद्र से पृथक नहीं हो सकता, यानी जो हमारा देश अखंड है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। ये है हमारे राज्यों के संघ शब्द का उपयोग। तो इसी कारण क्या होता है, राज्यपाल का मनोनीत होता है, नियुक्त होता है राष्ट्रपति के द्वारा, यानी उनका निर्वाचन नहीं होता। इसी कारण उसके निर्वाचन को नहीं रखा गया था। राज्य आपको कहे भी राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता, उसका कारण बताओ तो आप ये बताओगे।
ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि संसदीय शासन तंत्र है, वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, वो खुद कोई कार्य शक्ति का उपयोग ही नहीं करता। उसके बाद राज्यों और संघ के, राज्य और केंद्र के मध्य एक मध्यस्थता की आवश्यकता थी। आप ये कह सकते हो केंद्र राज्यों में या पूरे देश में एकता की आवश्यकता थी, एकता को बनाए रखना था, अखंड, हमारे देश को अखंड रखना था। इसी कारण राज्यपाल के पद को रखा गया था, और राज्यपाल के पद को निर्वाचन के रूप में नहीं रखा गया था, बल्कि केंद्र के व्यक्ति के रूप में रखा गया था। यानी राज्यों में, अगर आपसे मैंने कल कहा था ना पिछली वीडियो में, तो ये आप कहे भी राज्यों में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता है जो केंद्र का होता है, तो आप छोड़ोगे राज्यपाल, तो राज्यपाल होता है वो केंद्र का व्यक्ति होता है राज्यों में। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर क्या क्या किया गया है, उनको मनोनीत या नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। उसके बाद नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, वो कर लेते हैं 2 मिनट का। देखो, हम आगे बात करें, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित कुछ परंपराएं हैं। बस 1 मिनट का टॉपिक है, ये देख लो, संबंधित परंपराएं। यानी ये परंपराएं हैं, आवश्यक नहीं है, परंपराएं हैं, बस कुछ परंपराएं बना दी गई है, संविधान में नहीं लिखा गया ऐसा। क्या परंपराएं हैं? पहली परंपरा तो ये भी, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है, जिस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जाता है, वह व्यक्ति उस राज्य का नहीं होता, उस राज्य का नहीं होता। पहली परंपरा तो ये है। जैसे राजस्थान का राज्यपाल बनाना है हमें, तो वो व्यक्ति राजस्थान का नहीं होगा, दूसरे राज्य का होगा, हरियाणा, पंजाब या कोई अन्य बहुत से स्टेट है उनका वो होगा। ठीक है, तो पहली स्थिति तो ये भी, ये परंपरा है, आवश्यक नहीं है कि वो उस व्यक्ति हो ही ना हो, परंपरा है हमारे यहाँ, ठीक है, चला रखी है कि उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बल्कि अन्य राज्यों का व्यक्ति होना चाहिए। हम दूसरी, उसके बाद और परंपरा की बात करें, भी जब भी राज्यपाल को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। पढ़ चुके हैं हम 155 के तहत आर्टिकल। तो राज्यपाल को जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है, मुख्यमंत्री से परामर्श लेता है। ये भी एक परंपरा है, संविधान में नहीं लिखा हुआ, तो उसको मुख्यमंत्री से परामर्श लेना ही पड़ेगा। लेकिन इसकी ज्यादातर अवहेलना ही की गई है, क्योंकि केंद्र होता है वो नहीं लेता परामर्श, वो क्या करता है, वैसे ही राष्ट्रपति के द्वारा उसको नियुक्त करवा दिया जाता है। लेकिन है परंपरा, इसका मतलब नहीं माने तो नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपकी इसके अंदर लास्ट हो रही है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। इसके बारे में एक बात और कर लेते हैं, जो है हाँ, तो जो राज्यपाल होगा ना, वो कौन नियुक्त होंगे? जो नौकरशाह होंगे, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ होंगे, और जो सैन्य अधिकारी होंगे। इनको क्या किया जाता है? राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक बात और बता देता हूँ उसके अंदर, तो केंद्र में मान लेते हैं, वर्तमान का उदाहरण लेते हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हमारे राजस्थान के अंदर है कांग्रेस की सरकार है। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता तो इससे संबंधित हो। मान लो ऐसा नहीं, बीजेपी अपना व्यक्ति नियुक्त करके कांग्रेस वाली सरकार यानी राजस्थान में भेज दे, मान लो केंद्र में अलग सरकार है, तो वो अपना व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकता उस राज्य में, इसमें अलग दल की सरकार हो, जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तो ठीक है, इसी कारण क्या है, हमारे यहाँ पर राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। और कुछ परंपराएं हैं हमारे संविधान के अनुसार, संविधान में नहीं लिखा गया, परंपराएं हैं, उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मानी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।